Hello friends, today in this video we will discuss MPLRC सेक्शन नंबर 248। ये जो सेक्शन है इससे प्रीलिम्स में और मेंस दोनों में सवाल आता है। अगर मैं स्पेसिफिक बात करूँ तो एमपी में 2017 में इसमें मेंस में सवाल बन चुका है और प्रीलिम्स में आप इससे सवाल एमपी जुडिशरी लाइक लोअर जुडिशरी हायर जुडिशरी सब में पाएंगे। काफ़ी सारे सवाल बनते हैं तो इसको अच्छे से पढ़ते हैं। ये क्या कहता है? ये कहता है पेनल्टी फॉर अनऑथराइजडली टेकिंग पोजेशन ऑफ लैंड। मतलब अगर कोई व्यक्ति है उसने लैंड की पोजेशन अनऑथराइज तरीके से ले रखी है तो उसकी क्या पेनल्टी उस पर लगाई जाएंगी और क्या प्रोसीजर होगा उसको हटाने का, और अगर वो नहीं हटता है तो इसमें कुछ फाइन्स भी दे रखे हैं, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है ये आपके चैप्टर 18 में फॉल करता है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। अब आगे पढ़ते हैं, इसका सबसेक्शन 1 देखते हैं। ये कहता है कि एनी पर्सन, मतलब कोई भी व्यक्ति जिसने अनऑथराइज तरीके से लैंड ले रखी है, मतलब या तो वो उसमें रह रहा है या उसकी पोजेशन में है। ठीक है, कौन सी लैंड ले रखी है? वो लैंड जो कि अनऑक्यूपाइड लैंड है, ठीक है, या कोई आबादी लैंड है, कोई सर्विस लैंड है, या तो एनी अदर विच हैज़ बीन सेट अपार्ट फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस अंडर सेक्शन 237। ओके, ये तो भी मैंने रीड किया, मैं आपको समझाती हूँ कि क्या कहना चाहता है। ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति उसने अनऑथराइज तरीके से कोई भी अनऑक्यूपाइड लैंड ले रखी है। अनऑक्यूपाइड लैंड आई थिंक अगर आप देखेंगे तो आपको सेक्शन 2 में डिफाइंड है अनऑक्यूपाइड लैंड क्या होगा। सर्विस लैंड ले रखी है, सर्विस लैंड आपका सेक्शन 183 में मिलेगा, आबादी आपका सेक्शन 243 में मिलेगा। ठीक है, ऐसी कोई लैंड ले रखी है, इसकी पोजेशन में है, या ऐसी कोई लैंड जिसको कलेक्टर ने सेक्शन 237 में निस्तार पत्रक के लिए अलग से रखा गया था, वो कोई लैंड ले रखी है, या अपॉन एनी लैंड विच इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट or any authority, body corporate or institution constituted or established under any state enactment, या ऐसी कोई लैंड ले रखी है जो कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है या किसी अथॉरिटी की प्रॉपर्टी है या किसी गवर्नमेंट की बॉडी कॉर्पोरेट की या इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर्टी है। ठीक है, ऐसी किसी लैंड में वो पोजेशन में है, किस तरीके से? अनऑथराइज तरीके से। तो उस केस में क्या होगा? उसका समैरली इजेक्टमेंट किया जाएगा, और किसके द्वारा किया जाएगा? तहसीलदार के द्वारा किया जाएगा। तो पहला सवाल तो यही बनता है प्रीलिम्स का कि सेक्शन 248 में किसके पास पावर्स हैं? तो तहसीलदार के पास पावर्स हैं। अब आगे देखते हैं, तो अगर हम इस सेक्शन को डिवाइड करें तो इसका सबसेक्शन भी काफ़ी पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला पार्ट तो यहाँ से लेके यहाँ तक आता है, तो आप चाहें तो यहाँ से लेके यहाँ तक अपने बैरिक में मार्क कर लें। अब उसके बाद सेकंड पार्ट क्या कहता है? ये कहता है अगर उस लैंड में कोई क्रॉप्स हैं, क्रॉप्स विच में बी स्टैंडिंग, मतलब कोई क्रॉप्स लगे हुए हैं, या कोई बिल्डिंग उसने बना ली, किस वक्त पे बना ली? जब उसने अनऑथराइज तरीके से वो लैंड रखी थी। ठीक है, तो उसने कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर दी, एंड इफ़ नॉट, ये नॉट होगा, इफ़ नॉट रिमूव्ड बाय हिम, अगर तहसीलदार के ऑर्डर्स के बाद भी उसने उसे रिमूव नहीं किया है, ठीक है, तो तहसीलदार में फिक्स शैल बी लायबल टू फोरफीचर। वो जो तहसीलदार है वैसे क्रॉप्स को या बिल्डिंग को फोरफीट कर सकता है। ठीक है, तो ये आ गया आपका यहाँ पे दूसरा पार्ट, यहाँ से यहाँ तक। तो पहले में हमने क्या बात की कि कौन सी लैंड अनऑथराइज तरीके से ले रखी है, उसका समरी इजेक्टमेंट होगा, कौन करेगा? तहसीलदार करेगा। सेकेंड पार्ट में हमने की कि अगर कोई भी क्रॉप्स या बिल्डिंग है तो उसको रिमूव तहसीलदार के द्वारा ऑर्डर्स दिए जाएंगे, अगर नहीं माने जाएंगे तो फोरफीट कर लिया जाएगा। अब इसके बाद वाला पार्ट कहता है कि एनी प्रॉपर्टी सो फोरफीटेड शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ as the तहसीलदार may direct, and the cost of removal of any crop, building or other works and of all works necessary is to restore the land to its original condition shall be recoverable as an arrear of land revenue from him। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि कोई भी जो प्रॉपर्टी है जो फोरफीट की जाएगी तहसीलदार के द्वारा, वो तहसीलदार ही बताएगा कि कैसे उसको डिस्पोज करना है। ठीक है, उसकी वो डायरेक्शन देगा, और कोई भी, मतलब अगर कोई जैसे वो लैंड ओरिजिनल कंडीशन में थी उसको वैसा रिस्टोर करने के लिए जो भी खर्चा आएगा उसे उस व्यक्ति से जो अनऑथराइज तरीके से उस पोजेशन में है उसको अरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू के तहत उससे वसूल किया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब क्या कहता है कि
इस पार्ट में कहता है कि सच पर्सन शैल ऑल्सो बी लायबल एट द डिस्क्रिशन ऑफ द तहसीलदार टू अ फाइन विच may extend to 1 lakh rupees and to a further fine which may extend to 500 rupees in non-urban area and 2000 rupees in urban area for every day on which such unauthorized occupation or possession continues after the date of first ejectment. Okay, तो यहाँ तक इस पार्ट की बात करते हैं. ये कहता है, अब यहाँ से प्रीलिम्स के सवाल बनते हैं, ध्यान दीजिएगा. हायर जुडिशरी में तो हर साल ही, क्योंकि उसमें 5 सवाल ही आते हैं, तो एक सवाल यहाँ से जनरली आपको हर ऑल्टरनेट ईयर देखने मिल जाएगा. ठीक है, तो ये क्या बोलता है कि वो जो व्यक्ति है, ठीक है, तहसीलदार अपने डिस्क्रिशन पे उस पर अगर वो नहीं इजेक्ट करता है, ठीक है, उसके ऑर्डर्स पे, तो उस पर फाइन लगाएगा. वो फाइन कितना हो सकता है? 1 लाख रुपए तक एक्सटेंड किया जा सकता है, जिसकी फर्दर एक्सटेंशन हो सकती है अगर जो लैंड है वो सिचुएटेड है अर्बन एरिया में. ठीक है, तो वो होगी 2000 रुपये प्रतिदिन, और अगर वो नॉन अर्बन एरिया में है तो 500 रुपये प्रतिदिन तक उसको एक्सटेंड किया जा सकता है. ठीक है, ये तो फाइन की बात हो गई. अब यहाँ क्या कहता है कि तहसीलदार में अप्लाई द होल और एनी पार्ट ऑफ द फाइन टू कॉम्पनसेट पर्सन्स who may in his opinion has suffered loss or injury from the encroachment. अब इसको समझिए, ये कह रहा है कि सपोज अब एग्जाम्पल लेके चलते हैं. ऊपर हमने देखा कि ये जो लैंड है वो सर्विस लैंड भी हो सकती है. अब सर्विस लैंड में क्या होता है कि पटेल जो होता है वो व्यक्ति उस 183 में दिया हुआ है कि उस व्यक्ति जो व्यक्ति है उसके पोजेशन में वो लैंड होनी चाहिए और वो उससे बेनिफिट्स लेगा. अब वहाँ पे उस लैंड पे किसी व्यक्ति ने अनऑथराइज तरीके से पोजेशन ले रखी है. ठीक है, तो उसमें तहसीलदार अपनी डिस्क्रिशन से अगर वो चाहता है तो उस व्यक्ति को कॉम्पनसेट, जो अमाउंट वो लेगा उससे उसे कॉम्पनसेट कर सकता है. उसे लगता है कि इसको इंजरी हुई है या उसने कोई लॉस सफ़र किया है तो उसको कॉम्पनसेशन दे दिया जाएगा. तो अब आपको ये लग रहा होगा कि एक सेक्शन पे हम इतना टाइम क्यों दें. तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहती हूँ कि MPLRC एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सारे सेक्शंस नहीं पढ़ने होते, बहुत ही सिलेक्टेड सेक्शंस पढ़ने होते हैं. लेकिन जब भी आप उस सेक्शन को पढ़ें तो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ें, बिकॉज हम यहाँ पे तो बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ते हैं. इट इज़ नॉट लाइक समटाइम्स व्हाट हैपन इज सारे पॉइंट्स हमें याद नहीं रहते, तो वो हमें बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए ताकि हमें मोस्टली पॉइंट्स याद रहें और हम कोई पॉइंट को स्किप ना करें. नेक्स्ट, अब इसका प्रोवाइजो क्या कहता है? दैट द तहसीलदार शैल नॉट एक्साइज द पावर कन्फर्ड बाय दिस सबसेक्शन इन रिगार्ड्स टू एंक्रोचमेंट मेड बाय बिल्डिंग और वर्क्स कंस्ट्रक्टेड इन दिस. मतलब ये 1, 2, 3, 4, 5 इन 5 जगह पे तहसीलदार जो है वो अपनी जो ऊपर दी गई पावर्स हैं उसको इजेक्ट कराने की या फाइन्स की वो नहीं अप्लाई करेगा. वो कौन कौन सी इंक्रोचमेंट्स हैं, कौन कौन सी जगह में इंक्रोचमेंट है जहाँ पे अप्लाई नहीं होगा. तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ डेट्स दे रखी हैं, राइट. इन डेट्स के पहले इन रीजन्स में जो भी चीज़ें बनी थी, जो भी बिल्डिंग्स थी, जो भी लैंड्स थी, जो भी कंस्ट्रक्शन हुआ था, वहाँ पे अप्लाई नहीं करेगा. महाकौशल रीजन में, मध्य भारत रीजन में, विंध्य प्रदेश रीजन में, भोपाल रीजन में, सिरोंज रीजन में, इन डेट्स के पहले जो भी कंस्ट्रक्शन हुआ था, जो भी इंक्रोचमेंट हुआ था, उस पे तहसीलदार ये पावर्स जो उसको सबसेक्शन 1 में दी रखी हैं वो यूज़ नहीं करेगा, राइट. तो ये एक्सेप्शन है. अब इसी का एक्सप्लेनेशन है जो कहता है कि मर्ज्ड स्टेट किसको माना जाएगा. तो मध्य प्रदेश मर्ज स्टेट लॉज एक्ट 1950 में जो दे रखा है उसे मर्ज स्टेट माना जाएगा. अब है सबसेक्शन 1A. सबसेक्शन 1A कहता है कि अगर कोई ग्राम पंचायत है वो एक रेजोल्यूशन पास करे, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में? अनऑथोराइज्ड पोजेशन के रिस्पेक्ट में, और वो रेजोल्यूशन तहसीलदार को भेजे, तो तहसीलदार जो है वो स्टार्ट भी करेगा, कंप्लीट भी करेगा प्रोसीडिंग 30 दिनों के अंदर, ठीक है, जिस दिन उसने वो रेजोल्यूशन पाया है उस दिन से, और वो जो भी उसका डिसीजन होगा उसे कम्युनिकेट करेगा ग्राम पंचायत से. एक बार और समझिए सब सेक्शन को. ये कहता है कि सपोज ग्राम पंचायत को लगता है कि कोई व्यक्ति किसी भी लैंड में अनऑथोराइज्ड पोजेशन रखता है तो वो एक रेजोल्यूशन पास करेगा. वो रेजोल्यूशन तहसीलदार को भेजेगा. तहसीलदार के पास 30 दिनों का टाइम है, उसमें वो प्रोसीडिंग स्टार्ट करके ख़त्म भी कर देगा और जो भी डिसीजन होगा उसे वो ग्राम पंचायत से कम्युनिकेट करेगा. अब देखते हैं 2A.
एक बात और है यहाँ पे, देखिए जितना मैं समझ पाई हूँ, जितना मुझे लगता है कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप MPLRC के इतने बड़े बड़े सेक्शंस को सब सेक्शंस के साथ याद रखें, राइट। तो आप इनके पॉइंटर्स बना के भी प्रेजेंट कर सकते हैं अपनी लाइक एग्जाम्स में, ओके। सो 2A क्या कहता है? 2A कहता है इफ एनी पर्सन कंटिन्यूज इन अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेशन और पोजेशन ऑफ लैंड फॉर मोर देन 7 days आफ्टर द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ इजेक्टमेंट अंडर सबसेक्शन 1, ओके। सो हमने देखा ऑर्डर ऑफ इजेक्टमेंट तहसीलदार पास करता है सबसेक्शन 1 में। उसके ऑर्डर के बाद भी अगर कोई व्यक्ति अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन और पोजेशन में रहता है, वो भी 7 दिनों से ज़्यादा रहता है, ठीक है, देन क्या होगा? विदाउट प्रेजुडिस टू द फाइन दैट मे बी इम्पोज्ड हियर अंडर, जो भी फाइन पहले दे रखा है उसको अलग रखते हुए यहाँ पे पावर्स किसके पास है? SDO के पास है, ठीक है। तो जो वो SDO है वो उसे एप्रीहेंड कर सकता है। एप्रीहेंड का मतलब उसे प्रिजन में डाल सकता है, उसकी लिबर्टी को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, ठीक है, और उसे वो शैल सेंड हिम विद वारंट के साथ किसमें? सिविल प्रिजन में डालेगा फॉर अ पीरियड ऑफ कितने? 15 दिन के पीरियड के लिए, इन केस ऑफ पहली इजेक्टमेंट मतलब पहली बार। और अगर वही चीज़ वो दूसरी बार करता है या सब्सिक्वेंटली करता है तो वो 15 दिन से 6 महीने तक, ठीक है। तो कितनी इम्प्रिजनमेंट हो सकती है? तो 15 दिन पहले बार अगर वो नहीं फॉलो करता है तो अदरवाइज सब्सिक्वेंटली 6 months तक। प्रोवाइजो क्या कहता है इसका? प्रोवाइडेड दैट नो एक्शन अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी टेकन, कोई भी एक्शन इस सबसेक्शन में कब नहीं लिया जाएगा। तो अगेन ये एक एक्सेप्शन है। अगर नोटिस इशू किया गया है और उसमें ये पूछा गया है SDO द्वारा कि क्यों सो कॉज नोटिस जिसे हम कहते हैं कि क्यों आपको सिविल प्रिजन में नहीं डाला जाए। दूसरा कि कोई भी अगर गवर्नमेंट की लैंड है या नाजुल लैंड है तो उसके केस में जो गवर्नमेंट है वो ऑर्डर्स इशू करेगी और उस पर ये चीज़ अप्लाई नहीं होगी। अब इसके भी काफ़ी सारे प्रोवाइजोज हैं। पहला प्रोवाइजो क्या कहता है? प्रोवाइजो ये कहता है कि जो SDO है, ठीक है, जिसने ऊपर सिविल प्रिजन के ऑर्डर्स दिए थे, वारंट इशू किया था, वो इस पीरियड के ख़त्म 15 दिन या 6 महीने के पीरियड ख़त्म होने के पहले भी उसको रिलीज़ कर सकता है। दूसरा कहता है, इनफैक्ट थर्ड प्रोवाइजो कहता है कि कोई भी महिला को इस रिगार्ड्स में अरेस्ट नहीं किया जाएगा। अब आते हैं हम इसके सब सेक्शन 2B में। ये सिंपल सी बात कहता है कि इस पर्पस के लिए मतलब 2A के पर्पस के लिए रूल्स कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, ओके। तो यहाँ पे ये लेक्चर ख़त्म होता है। देखिए इस लेक्चर में आपने जो भी सीखा, अगर आप इसे लेक्चर्स को रिपीट फॉर्म में देखेंगे तो आपके लिए एक तो 248 पढ़ना ईजी हो जाएगा। 248 प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आपको पढ़ना ही चाहिए, और एक अंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट होगी MPLRC की। तो इसको देखिए। थैंक यू सो मच।